नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं, जो कि हर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी एसएससी, रेलवेज़ के और भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये जो प्रश्न हैं जनरल साइंस के, वो जो है हर बार रिपीट होते ही होते हैं, इसलिए हमें जो है इनका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस रिवीजन सीरीज़ को। तो इसमें जो हमारा 10 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, इसको जो है हम थोड़ा पढ़कर देखते हैं। इसमें हम 10, 9 इस प्रकार से 1 की तरफ अपना जो है क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो कोशिका, दूसरा है अणु, तीसरा है परमाणु, चौथा है वायरस। ठीक है, तो इसमें जो कोशिका है इसे हम बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं सेल। दूसरा अणु, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तीसरा है परमाणु, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं एटम। चौथा है वायरस को तो हम वायरस ही बोलते हैं, VIRUS। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। थोड़ा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं, ये जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में किसी में एक पाई जाती है, किसी में एक से अधिक पाई जाती है। इन्हीं से जो है सभी जितने भी जीव जंतु हैं हमारे इस वातावरण में, हमारी प्रकृति में, उन सभी में जो है ये सेल मौजूद रहता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है वो है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला, चौथा है हरा। तो इसमें लाल को हम रेड बोलते हैं, ठीक है, नीला को बोलते हैं ब्लू, और पीला को बोलते हैं येलो, हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कलर है जो कि प्राइमरी कलर नहीं है। दोस्तों बता दें यहाँ पे कि प्राइमरी कलर होता क्या है। प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिनकी सहायता से हम नेचर का, यानी प्रकृति का कोई भी रंग होता है उसे हम बना सकते हैं इन तीनों रंग की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 रंग है वो हमारा लाल, नीला और हरा। पीला जो है यहाँ पे जो प्राथमिक रंग नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीय रंग है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा है। इन रंगों को मिलाकर अन्य सभी रंगों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। आई होप आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है जिगर, ठीक है, दूसरा दिल, तीसरा त्वचा, चौथा है मस्तिष्क। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसे हम लीवर बोलते हैं, लीवर। ठीक है, दूसरा इसको हम हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हार्ट। चौथा है हमारा स्किन, तीसरा स्किन, चौथा हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा। अब कैसे हो जाएगा इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, त्वचा यानी स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, यह शरीर को बाहरी नुकसान से बचाता है और शरीर के तापमान को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोसेस बाई विच, जिसके द्वारा बाई प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है सही से अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप इसे थोड़ा समझ सकते हैं हिंदी में ही। ठीक है, तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा है हमारा फर्मेंटेशन, किडवन, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन आता है दहन यानी कि कम्बशन यानी कि दहन। तो इसमें ये कहा गया है सिंपली कि जो पौधे होते हैं
उनमें जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो अपने जो मतलब भोजन बनाने के लिए, उसमें ये सब जो प्रोसेस होता है वो हम कौन सी प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो प्रोसेस है उसे हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया हमारी? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? ठीक है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? ठीक है, इसमें पहला है गुणसूत्र, दूसरा जीन, तीसरा डीएनए, चौथा एलील। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। जीन को तो जीन ही बोलते हैं। ठीक है, GENE। उसके बाद तीसरा डीएनए को भी डीएनए बोलते हैं, एलील भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे जो है हम बेसिक यूनिट कहते हैं हेरिडिटी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? एक्सप्लेनेशन में कहा गया है जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है। ये जो है प्रोटीन बनाने के निर्देश जो है देती है, जो किसी व्यक्ति के लक्षण ट्रेड्स निर्धारित करती है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? विच गैस सॉरी, ये मतलब मैं इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, नहीं बता पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं इसमें ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसी कौन सी गैस है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब N2, ऑक्सीजन मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो N2 यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या कहा गया है? नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। ठीक है, लगभग 21% पर ऑक्सीजन दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो आपकी 78% सबसे अधिक मात्रा है में जो है पाई जाती है। उसका दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन यानी कि O2 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस बिना द्रव अवस्था से गुजरे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि वह कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो है हम किसी ठोस को अगर जलाते हैं तो जो है वो द्रव में नहीं चेंज होता है, द्रव में नहीं बदलता है, सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पिघलना, जिसे कि हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठंड यानी कि फ्रीजिंग, ठंड उच्च बनाने की क्रिया, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। उसके बाद होता है संक्षेपण यानी कि कंडेंसेशन, इसे हम संघनन भी बोलते हैं। संघनन, कंडेंसेशन, CONDETION, कंडेंसेशन, CONDESATION, कंडेंसेशन, ऐसे करके इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस तरल चरण से गुजरे बिना सीधे गैस में बदल जाता है। सूखी बर्फ एक ऐसे पदार्थ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उच्च बनाने क्रिया जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका जो है एग्जाम्पल दिया रखा है सूखी बर्फ, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ, ये आप कपूर होता है वो भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जब भी हम आग लगाते हैं तो ये जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कपूर भी सब्लिमेशन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? ठीक है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तीसरा परमाणु ऊर्जा, चौथा विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी। तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा यानी कि बैटरी जो होती है उसमें जो ऊर्जा को स्टोर किया जाता है वो जो है केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, और जब हम उसे यूज़ करते हैं तो जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर हम उसे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इसका जो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती है यानी स्टोर करती है, जो बैटरी के उपयोग के दौरान विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, स्टोर तो होती है केमिकल एनर्जी के रूप में, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो जो है इसमें चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बने रहिए दोस्तों। अभी 2 प्रश्न और बाकी हैं, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उसे हम देख लेते हैं। क्या है इसमें? क्या पूछा गया है? संपर्क में 2 सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल का क्या नाम है? ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया है कोई अगर वस्तु रखी है तो उसको जो संपर्क है उसका सरफेस है
जिससे वो वस्तु जो रुकी हुई है, तो वो किस बल के कारण रुकी हुई है, उस बल का जो है आपको नाम बताना है। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, दूसरा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, तीसरा है तनाव, तनाव मतलब टेंशन, क्या बोलते हैं, टेंशन, और चौथा है हमारा जड़ता, जड़ता को हम बोलते हैं यहाँ पे इनर्शिया, क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है। यह सतहों में अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब तक बने रहे साथ, तो थोड़ी देर और बने रहिए ये प्रश्न। तो इसमें हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, यानी कि कौन सा अंग, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जिगर, जिसे हम लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर। उसका दूसरा है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है गुर्दा, जिसे हम किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी। चौथा है प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसे इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, जो शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन, अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, आपको आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।